नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। ये चैप्टर भी बुक से पढ़ने का ही है। पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति। नए वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि हमारी आकाश गंगा में 1 अरब पृथ्वी के जैसे संसार हैं। हमारी जो आकाश गंगा है उसमें 1 अरब पृथ्वी के जैसे संसार हैं। इनमें से अनेक पृथ्वी की तरह ही चट्टानी हैं। बहुत से कैसे हैं? पृथ्वी की तरह ठोस हैं, चट्टान की तरह हैं, कठोर हैं। अब तक देखे गए ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। एक आकाश गंगा में तो क्या है, 1 अरब पृथ्वी के जैसे संसार हैं। और ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा देखी गई हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं। तो सृष्टि ईश्वर की कितनी व्यापक होगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो नासा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एलेन स्टोफेन का कहना है कि आज हम पृथ्वीवासियों के पास बहुत पक्के सबूत हैं कि आगामी 1 दशक में पृथ्वी के बाहर जीवन को खोज लेंगे। 20 या 30 वर्ष में तो एलियन के विषय में पक्के प्रमाण जुटा लिए जाएंगे। पृथ्वी जैसे ग्रहों के साथ उनके बर्फ से ढके उपग्रहों पर भी जीवन की खोज की जा रही है। अपने सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह के उपग्रह, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यूरोपा, उस पर भी जीवन खोजा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि बाहर भी जीवन पृथ्वी जैसा ही हो। और शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर उपस्थित द्रव मेथेन के सागर में जीवन होने की संभावना प्रकट की गई है। वैज्ञानिक जगत में यह भी माना जा रहा है कि अंतरिक्ष में जीवन प्रचुर संख्या में उपस्थित है। वैज्ञानिक जगत क्या मान रहा है कि अंतरिक्ष में जीवन प्रचुर संख्या में उपस्थित है। सूक्ष्म जीवों के रूप में यह निरंतर पृथ्वी पर आता रहता है। यह भी माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई थी। पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्म रूप में बाह्य अंतरिक्ष से आया है। वैज्ञानिकों के दूसरे समूह की सोच है। एक समूह तो ये ऊपर वाली बात मानता था कि जीवन कहाँ से आया है, पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्म रूप में बाह्य अंतरिक्ष से आया है। और दूसरे वैज्ञानिक क्या सोचते हैं, दूसरा समूह क्या सोचता है वैज्ञानिकों का, कि पृथ्वी के बाहर जीवन मिल तो सकता है परंतु उसमें पृथ्वी के जैसे विकसित होने की संभावना नगण्य ही है। जीवन मिल तो सकता है लेकिन पृथ्वी की तरह विकसित होना असंभव सा ही है। इनका मानना है कि जीवन के विकास के लिए जल युक्त पृथ्वी जैसा चट्टानी ग्रह होना ही पर्याप्त नहीं है। पृथ्वी जैसे पिंड पर जीवन की उत्पत्ति के लिए वहाँ के वातावरण को जीवन के योग्य होने की आवश्यकता नहीं होती। उत्पन्न होने के बाद जीवन को बनाए रखने व उसके विकसित होने के लिए वातावरण का जीवन योग्य होना आवश्यक है। तो वैज्ञानिकों का दूसरा समूह क्या मानता है कि जीवन के विकास के लिए जलयुक्त पृथ्वी जैसा चट्टानी ग्रह होना ही पर्याप्त नहीं है। और पृथ्वी जैसे पिंड पर जीवन की उत्पत्ति के लिए वहाँ के वातावरण को जीवन के योग्य होने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आवश्यकता क्या होती है, उत्पन्न होने के बाद जीवन को बनाए रखना और उसके विकसित होने के लिए वातावरण का जीवन योग्य होना आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी जैसा ग्रह बनते समय अत्यधिक गर्म व विस्फोटक होता है। लगभग 50 करोड़ से 1 अरब वर्ष का समय पिंड को ठंडा होने में लग जाता है। बहुत लंबा समय चाहिए कि निर्जीव रासायनिक यौगिकों के संयोग से जीवन की उत्पत्ति हो सके। जीवन की उत्पत्ति के लिए ग्रह के वातावरण का जीवन योग्य होना आवश्यक नहीं है। असली परीक्षा तो ग्रह के बनने के
1 से 1.5 अरब वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। जीवन की उत्पत्ति के बाद ग्रह के वातावरण को स्थायी रूप से जीवन योग्य बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। अनुसंधान बताते हैं कि अधिकांश पृथ्वी जैसे ग्रह अपनी आयु के प्रथम 1 अरब वर्ष में अपने वातावरण को जीवन योग्य नहीं बना पाते और उस ग्रह पर उत्पन्न हुआ जीव सूक्ष्म अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। तो पृथ्वी जैसे अधिकांश ग्रह अपनी आयु के पहले 1 अरब वर्ष में अपने वातावरण को जीवन योग्य नहीं बना पाते। जैसे वहाँ पर जीवन शुरू हो गया तो फिर उस जीवन को बनाए रखने योग्य वातावरण नहीं बन पाता और उस ग्रह पर उत्पन्न हुआ जीवन सूक्ष्म अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। एलियन शब्द से आप परिचित हैं। फिल्म कोई मिल गया में उड़न तस्त्री में बैठकर पृथ्वी पर आए एलियन परिवार में से एक बच्चे के पृथ्वी पर ही रह जाने की कल्पना की गई है। बच्चों की एक टोली उसका नाम जादू रखकर उससे छुपा देती है और अपने पास रखती है। पृथ्वी के बाहर के जीव को ही एलियन कहा जाता है। एलियन क्या होता है? पृथ्वी के बाहर का जीव। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं। उन्हीं आकाश गंगा मंदाकिनी के एक तारे सूर्य के ग्रह पृथ्वी पर हम रहते हैं। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। उसमें से एक तारा सूर्य, उसका ग्रह पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं। डार्विन के विकासवाद सिद्धांत के साथ ही, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, 16 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। डार्विन के विकासवाद सिद्धांत के साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि गर्म गोले के रूप में जन्मी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, तब इसका वातावरण बना। वातावरण में उपस्थित तत्वों के संयोग से सरल यौगिक व उनसे जटिल यौगिक बने। इन यौगिकों में जीवन के आधार अणु जैसे जल, अमीनो अम्ल, केंद्रकीय अम्ल यानी न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए आदि भी थे। इन अणुओं के घनीभूत होने पर आकस्मिक रूप से प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। उस प्रथम जीव ने ही जैव विकास की प्रक्रिया द्वारा मानव सहित सभी जीवों को जन्म दिया। पृथ्वी पर जीवन पनपने का कारण उसकी सूर्य से विशिष्ट दूरी है। पृथ्वी सूर्य से इतनी दूरी पर है कि वहाँ जल तरल रूप में रह सकता है। अंतरिक्ष की जानकारी बढ़ने के साथ ही यह स्पष्ट हुआ कि हमारी अपनी आकाश गंगा में सूर्य जैसे अरबों तारे हैं। इनमें से कई के सौर परिवार भी हैं। अनेक तारों के सौर परिवार में पृथ्वी जैसे ग्रह भी हैं जहां जीवन हो सकता है। रेडियो खगोलिकी के विकास के साथ ही, खगोलिकी क्या एक शाखा है विज्ञान की जिसमें अंतरिक्ष के पिंडों का अध्ययन किया जाता है, खगोल विज्ञान। रेडियो खगोलिकी के विकास के साथ ही यह ज्ञात होने लगा कि जिन रासायनिक अणुओं ने पृथ्वी पर जीवन को जन्म दिया वे अणु अंतरिक्ष में बहुतायत से उपस्थित हैं। इससे यह अवधारणा और पक्की हुई कि अंतरिक्ष में उपस्थित पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रहों में से कुछ पर जीवन उपस्थित हो सकता है। यह भी माना गया कि अनेक ग्रहों पर पृथ्वी से भी विकसित जीवन हो सकता है। इसी से उड़न तस्तरियों में बैठकर एलियनों के पृथ्वी पर आने की बात लोगों के मन में पनपने लगी। ये सिर्फ कल्पना है एलियन की। ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में ये वैज्ञानिकों की ज़्यादातर कल्पना ही हैं। झूठी अफवाहें ज़्यादा हैं, सटीक जानकारी बहुत कम है।
सब बकवास करते हैं। 1972 में पायोनियर 10 के छोड़े जाने के समय तो पृथ्वी के बाहर मानव से बहुत अधिक विकसित जीवन होने की संभावना स्पष्ट रूप से स्वीकारी जाने लगी थी। 1972 में क्या छोड़ा? पायोनियर 10। तो उस समय तो क्या हुआ कि सबको ये लगा कि पृथ्वी के बाहर जीवन है, स्पष्ट रूप से लोग मानने लग गए थे। उस समय वैज्ञानिकों को यह भय भी सताने लगा था कि पृथ्वी के बाहर की सभ्यता, पृथ्वी बाह्य की सभ्यता हमारी किसी भूल से नाराज होकर हम पृथ्वीवासियों पर हमला कर सकती है। जब पायोनियर 10 छोड़ा तो वैज्ञानिकों ने क्या अनुमान लगाया कि हमारी किसी भूल से नाराज होकर पृथ्वी के बाहर की जो सभ्यता है वो पृथ्वीवासियों पर अटैक कर सकती है। पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान को बृहस्पति ग्रह के पास से होते हुए हमारे सौरमंडल से बाहर जाना था। भय इस बात का था कि अपनी अनंत यात्रा के दौरान पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान किसी विकसित सभ्यता के संपर्क में आ सकता था और विकसित सभ्यता पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान को उन पर मानव सभ्यता द्वारा किया गया हमला मान हम पर पलटवार भी कर सकती थी। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान पर एक प्लेट पर मानव स्त्री पुरुष को मित्रता की मुद्रा में चित्रित किया गया, चित्र में आप देख सकते हैं, तथा सांकेतिक भाषा में यान के पृथ्वी से भेजे जाने की बात प्रदर्शित की गई थी। तो उस पर एक प्लेट पर क्या चित्रित किया गया? स्त्री पुरुष को मित्रता के मुद्रा में चित्रित किया गया और सांकेतिक भाषा में कुछ कोड वर्ड में क्या लिखा? यान के पृथ्वी से भेजे जाने की बात दिखाई गई थी। तो इसलिए किया गया था कि ताकि अगर बाहर कोई जीवन है, बाहर कोई सभ्यता है और हमसे हो सकता है विकसित हो, पृथ्वी से भी विकसित लोग रहते हों, टेक्निक हो उनके पास, तो कहीं हमारे ऊपर अटैक न कर दे, इसलिए इस प्रकार की चित्रित प्लेट भेजी गई थी पायोनियर 10 पर। योजना अनुसार पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान बृहस्पति के पास से होते हुए हमारे सौरमंडल से बाहर चला गया, मगर किसी बाह्य सभ्यता का कोई संकेत नहीं मिला। बड़े बड़े रेडियो दूर संवेदी यंत्र लगाकर दूर अंतरिक्ष में होने वाली फुसफुसाहट को सुनने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद है प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष की पड़ताल करना खगोल शास्त्र कहलाता है। पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष की पड़ताल करना खगोल शास्त्र कहलाता है, मगर अंतरिक्ष में स्वचालित यंत्र या मानव को भेजकर अनुसंधान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का ही भाग है। भौतिक रूप से अंतरिक्ष में उपकरणों को भेजना 20वीं शताब्दी में शक्तिशाली रॉकेटों के विकास के बाद संभव हुआ। रॉकेट के विकास से पूर्व प्रथम विश्व युद्ध के समय पेरिस गन नामक उपकरण से किसी वस्तु को आकाश में 40 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचाना संभव था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले एक उपकरण था पेरिस गन, तो उसकी सहायता से किसी वस्तु को 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन वैज्ञानिकों ने रॉकेट का आविष्कार कर 1942 में प्रथम मानव निर्मित उपकरण को अंतरिक्ष में भेजा। मानव निर्मित उपकरण को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मन वैज्ञानिकों व जर्मन उपकरणों का उपयोग सैन्य व असैन्य अनुसंधान में करना प्रारंभ किया। अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला चित्र 1946 में खींचा गया, 1946 में खींचा गया। जर्मन वैज्ञानिकों की मदद से 1947 में सोवियत रूस भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आ गया। सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका के एक दूसरे से आगे निकलने की इच्छा के कारण अंतरिक्ष विज्ञान का विकास कुछ तेजी से हुआ।
सोवियत संघ ने पहल करते हुए अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट नामक पहला मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। तो मानव निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था जो अंतरिक्ष में भेजा गया? स्पुतनिक फर्स्ट। इस पर लगे रेडियो ट्रांसमीटरों ने बीप बीप के रूप में ऊपरी वायुमंडल की जानकारियां भेजी। पृथ्वी पर लौटते समय यह यान आकाश में जलकर नष्ट हो गया था। अंतरिक्ष में पहला जीव, पहला मानव यूरी गागरिन भेजने के साथ पहली स्पेसवॉक, मानव रहित यान को किसी अंतरिक्ष पिंड पर उतारना, अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट फर्स्ट की स्थापना आदि कई करिश्मे सोवियत रूस ने ही पहले किए। तो रूस ने कौन कौन से कार्य किए? एक तो मानव को अंतरिक्ष में भेजा, स्पेस वॉक, मानव रहित यान को अंतरिक्ष पिंड पर उतारा और वहां पर अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट फर्स्ट की स्थापना करना, ये करिश्मे सोवियत रूस ने ही किए। अमेरिका ने जुलाई 1969 में मानव को चंद्रमा पर उतारकर रूस को पीछे छोड़ने का एहसास कराने का प्रयास किया था। अंतरिक्ष में मानव की पृथ्वी की रुचि का प्रमुख कारण उपग्रहों के माध्यम से होने वाले लाभ हैं। तो अंतरिक्ष में मानव की पृथ्वी की रुचि का प्रमुख कारण क्या है? कृत्रिम उपग्रहों से होने वाले लाभ हैं, सीधी सी बात है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल व पृथ्वी की सतह के विषय में जो सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं वे पृथ्वी की सतह से प्राप्त नहीं की जा सकती। आज विश्व की संचार व्यवस्था पूर्णतः कृत्रिम उपग्रह आधारित हो गई। इंटरनेट के ठीक से कार्य नहीं करने पर टेलीविज़न के साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी विराम लग जाता है। तो इंटरनेट यदि ठीक से कार्य नहीं करेगा तो टीवी आधारित प्रोग्राम और व्यापारिक गतिविधियां रुक जाएंगी। दूसरे देशों की जासूसी करने के साथ दूसरे देश के कृत्रिम उपग्रह नष्ट करके उसे आर्थिक संकट में डाला जा सकता है। इससे उपग्रहों का सैन्य महत्व भी हो गया है। पृथ्वी के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान का दूसरा लक्ष्य चंद्रमा है। एक तो ये लाभ है जो ऊपर हमने पढ़ा ऊपर वाले पैराग्राफ में। दूसरा क्या है? पृथ्वी के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान का दूसरा लक्ष्य चंद्रमा है। चंद्रमा प्राचीन काल से मानव को आकर्षित करता रहा है। मानव चंद्रमा के आकाश में जाकर उसकी सतह पर स्वचालित यंत्र तथा मानव को उसकी सतह पर उतारने व उसका अध्ययन करने में सफल रहा है। पृथ्वी बाह्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए चंद्रमा पर हीलियम-3 का खनन कर पृथ्वी पर लाने तथा गहरे अंतरिक्ष की यात्रा हेतु चंद्रमा को एक स्टेशन के रूप में प्रयुक्त करना मानव रुचि के विषय हैं। तो दूसरा ये कारण है अंतरिक्ष में मानव की रुचि का। पृथ्वी बाह्य पर्यटन को बढ़ावा देना, मतलब चंद्रमा पर पर्यटन जो कि असंभव बात है। तो ये दो कारण थे। और क्या कारण हो सकता है? अंतरिक्ष में मानव रुचि का तीसरा विषय पड़ोसी ग्रह मंगल है। तीसरा क्या है? मंगल। मंगल के अतिरिक्त सौरमंडल के अन्य ग्रहों बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण व यम पर भी उपग्रह भेजे जा चुके हैं। अमेरिका का जूनो यान बृहस्पति ग्रह के और कासिनी यान शनि ग्रह के, तो न्यू होरिजन यान प्लूटो की परिक्रमा करते हुए सूचनाएं जुटाकर पृथ्वी पर भेज रहे हैं। सौरमंडल के ग्रहों के साथ गैलीलियो, फोबोस, टाइटन, यूरोपा आदि उपग्रहों का अध्ययन भी किया जा रहा है। इन उपग्रहों में मानव की रुचि होने का प्रमुख कारण इन पर जीवन होने का पता लगाना है। सूर्य भी
अंतरिक्ष में मानव के अध्ययन का विषय है। पृथ्वी पर जीवन के पनपने व विकसित होने का कारण पृथ्वी पर सूर्य से आने वाले विकिरण हैं। इन विकिरणों की मात्रा का प्रवाह हमेशा एक सा नहीं होकर बदलता रहता है। इसका प्रभाव संचार उपग्रहों पर पड़ता है। अतः पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से सूर्य का अध्ययन अंतरिक्ष यान भेजकर किया जा रहा है। भारत भी आदित्य अंतरिक्ष यान भेजकर सूर्य का अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष में मानव का एक अन्य आकर्षण है क्षुद्र ग्रह। आप जानते हैं कि मंगल व बृहस्पति के मध्य लाखों की संख्या में छोटे पिंड पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पर कीमती धातुएं व अन्य तत्व पाए जाते हैं। कई देश इन पर अंतरिक्ष यान उतारकर उनका खनन करने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कई क्षुद्र ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के बहुत समीप आकर टकराने का खतरा पैदा करते हैं। ऐसे ही एक क्षुद्र ग्रह बेन्नू के नमूने लेने को अंतरिक्ष यान भेजा गया है, जो उसके नमूने लेकर 2023 में पृथ्वी पर लौटेगा। नमूनों के अध्ययन से ये ज्ञात हो सकेगा कि बेन्नू की टक्कर से पृथ्वी को कितनी हानि हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष में भारत।